देखो, अंदर आपको जीवामृत की बात बताई मैंने। जमीन में बहुत सारे प्रकार के जीवाणु ही धरती को बनाते हैं। बहुत सारी वनस्पतियां, छोटी छोटी वनस्पतियां जिनको हम वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं, वो और जमीन में पाए जाने वाले बहुत सारे नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव, केंचुआ, दीमक, गुबरैला, यही सब जमीन को निरंतर जिंदा बनाए रखने का प्रयास। लेकिन जाने अनजाने पिछले 30, 35, 40 सालों से आधुनिक कृषि तकनीकियों ने कहा कि फसल के अंदर कोई खरपतवार नहीं होना चाहिए, तो हमने बीडीसाइड लेकर के उनको मारा। फिर उन्होंने ही कहा कि ज़मीन में दीमक, गुबरैला, वाइट ग्रब नहीं होना चाहिए, तो इंसेक्टिसाइड लेकर के हमने उनको मारा। तो माँ, ये जीव और वनस्पतियाँ दोनों माँ पैदा करती है, यानी प्रकृति। धरती माता की खुद सामर्थ्य है कि आप लाख कोशिश करें तब भी वो छोटी वनस्पतियों को मरने नहीं देती, और लाख कोशिश करें तब भी वो जीव जंतुओं को मरने। लेकिन अगर मैंने एक बार मारा था तो माँ फिर से पैदा कर लेगी, लेकिन हम हर रोज मारेंगे तो माँ कैसे पैदा करेगी? तो ये जीव पैदा होते हैं जमीन में, लेकिन कब? अगर जब हमको समझ में आ जाए कि सूक्ष्म जीवों की बहुत उपयोगिता है और जाने अनजाने मैंने इनको मारा है, आज से कान पकड़ता हूं कि अब मैं इनको नहीं मारूंगा। बस अब हमने पेस्टिसाइड डालने जमीन में बंद कर दिए। 3-4 साल में वो सारे जीव, जो जीवामृत की कहानी है ना, गोबर लो, पेशाब लो, या मैं भी बोलता हूं कि जंगल की मिट्टी लाओ, ये करो, वो करो, आप अगर समझ गए इस विषय को कि अब हमको मारने का काम बंद कर देना है बस, तो ये सारे जीव बनाए किसने थे? क्या आदमी ने बनाए थे? प्रकृति ने बनाए थे ना। प्रकृति फिर बना लेगी, बस आप मारना बंद कर दो। तो पहली बात मैंने बताई कि जिस किसान को ये समझ में आ जाए कि जीवों की रचना ये पंच महाभूत ही करते हैं, इन्होंने की थी, ये फिर कर लेंगे। हमसे गलती हुई थी, अब मैंने भूल सुधार ली। अब मैं बरसात का पानी खेत में रोकूंगा ताकि नमी ज़्यादा रहे। खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाएंगे ताकि अप्रैल, मई, जून की गर्मी में ना मरने पाएँ। अब मैं पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा जिसके कारण ये मर जाते हैं। 3 काम किए। जमीन में मैंने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए, खेत की मेड़ बना करके वर्षा का पानी रोकने लगा, खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लिए। 2 साल के अंदर अंदर ना आप मुझसे जीवामृत ले गए, ना आपने गौमूत्र गोबर से जीवामृत बनाया। 2 साल के अंदर अंदर जमीन में जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव होने चाहिए वो सब स्वतः हो जाएंगे, क्योंकि प्रकृति ने जब धीरे धीरे करोड़ों साल में आदमी बना लिया, ये कुदरत, ये परमात्मा जब हाथी का और मनुष्य का और बरगद के पेड़ को बना सकता है, तो सूक्ष्म जीव को बनाने में तो इसको कुछ भी नहीं, तुरंत बन जाता है। और कई बार एक जगह आप ड्रम में गुड़ डाल दीजिए और आटा डाल दीजिए, कई बार, महीने 2 महीने बाद क्या देखेंगे कि इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स आ गए। कहां से आ गए? तो पानी था, धरती था, आकाश था, अग्नि थी, बन गए। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना। छोटे जीव का शरीर तो चुटकी बजाते यूं बनता है। कैसे? बारिश के सीजन में आपने किसी छत पर काई के जमने की घटना देखी है ना? 2 महीने रिमझिम पानी होता रहा और काई जम गई। तुमने बोई थी, जम गई ना। जहां काई जम जाएगी वहां छोटे जीव भी तुरंत आ ही जाएंगे। तो सच्ची कहानी तो मित्र ये है। लेकिन चलिए, अब आपने मार दिए हैं, हम कहते हैं कि वो जो मर गए उनको आप
ले आओ, आप डाल दो। तो फिर हम कहते हैं जंगल में जाओ, जंगल की मिट्टी से ला करके जीवामृत बनाओ। कितनी सरल कहानी है। हमारे खेत में मर गए, मैं जंगल गया, बियाबान अच्छा जंगल गया, वहाँ किसी पेड़ के नीचे से मिट्टी उठाई जिसमें नमी थी, ऊपर के घास फूस कूड़ा करकट हटाया, नीचे बुरबुरी मिट्टी मिली, मैंने 5 किलो ले ली, 5 किलो लाया, इस ड्रम में डाल दिया, पानी भर दिया। खाएगा क्या ये? क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मुझको इसे शुगर देना है, गुड़ दे दो चाहे चीनी दे दो। एक ड्रम बनाओगे, एक ड्रम में हमको 28 किलो भोजन देना है, बस नपी तुली मात्रा। 200 लीटर जिसको बनाना है, 200 लीटर का मतलब है 9-10 एकड़ जमीन के लिए। जो 200 लीटर बनाएगा, टोटल 28 किलो गुड़ डाल दे या टोटल 28 किलो चीनी डाल दे, 2 महीने तक इसको डंडे से चलाता रहे, 55-60 दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा। अब आप अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करिए। अब जंगल नहीं जा पाए आप लोग, चूंकि मेरे पास आ गए, तो हम फ्री दे रहे हैं। ये जंगल का ही जीवाणु है। आप हम सब लोग हमसे 2-2 लीटर ले गए, घर पहुँचे, अपने ड्रम में डाल दिया। जिसको 200 लीटर बनाना था 200 लीटर पानी भरा, जिसको 100 लीटर बनाना था 100 लीटर पानी भरा, जिसको 50 लीटर बनाना था 50 लीटर पानी भरा। कितना बनाए? 1 एकड़ जमीन के लिए 20-25 लीटर बनाइए बस। 2.5 बीघा, 2.5 बीघा जमीन है तो बस 25 लीटर बनाए। 5 बीघा जमीन है तो एकड़, चूंकि एकड़ की बात पूरा देश समझता है इसलिए मैं एकड़ में बोलता हूँ। 7 एकड़ जमीन है तो 7 दूनी 14, करीब 150 लीटर बनाए। तो मैंने बोला 200 लीटर के लिए 28 किलो चीनी या 28 किलो गुड़। 100 लीटर बनाएगा तो 14 किलो चीनी या 14 किलो गुड़। 50 लीटर बनाएगा तो 7 किलो चीनी या 7 किलो गुड़। और 2 महीना, 2 महीने में बन जाएगा ये। 2 महीने के बाद आप इसको फसल में यूज कर लेना है। यूज कैसे करना है? 20 लीटर मात्रा इसकी ड्रम से निकालिए। अगर खेत में पानी भरा है तो भरे हुए पानी में 1 एकड़ जमीन में 30, 40, 50 जगह मग्गे से इसको पीना चाहिए। पानी के साथ मिलकर के बैक्टीरिया जहाँ जाना था चला जाएगा, अपना काम शुरू कर देगा। अगर खेत में पानी नहीं भरा था, नमी है, ओट आ गई है, जुताई करनी है, तो 20 लीटर इससे लिक्विड निकाला, 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाया और ब्रॉडकास्टिंग कर दिया, पीछे से जुताई कर दिया, फिर अपनी फसल बो दो। जब आप जीवामृत डाल चुके इस विधि से कि बन गया अच्छा, डालने की तरकीब मेरी अच्छी। अब आप चना, मटर, मसूर, तिलहनी यानी तलैनी और तिलहनी अगर फसल बोते तो आपको कुछ नहीं डालना। दलहनी तिलहनी में डालते क्या? केवल डीएपी डालते हैं, तो डीएपी नहीं डालना। जैसे मैंने कहा कुछ नहीं डालना, तो कुछ मतलब क्या है? केवल डीएपी नहीं डालना। अगर धान, गेहूं, गन्ना बोते हैं तो उसमें 2 चीजें डालते हैं, यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं। तो आपको डीएपी नहीं डालना, यूरिया डालनी है। यूरिया कब तक डालनी है? अभी जमीन में आपके ऑर्गेनिक कार्बन 0.3% है। नाइट्रोजन की वजह से ही पौधे ऊपर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन होगी तब पत्तियां बनेंगी, पत्तियां होंगी तब फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस तो कराना है फसल से, क्योंकि भोजन वही बनाएंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन तो जरूरी है, लेकिन नाइट्रोजन जमीन में है नहीं। तो नाइट्रोजन देनी है कब तक? जब तक जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ करके 0.6, 0.7 ना हो जाए, तब तक 3 साल तक नाइट्रोजन बनाए रखना, जीवामृत डालते रहना, डीएपी डालने की जरूरत नहीं है। तो मित्र, ये तो हो गई जीवामृत की बात, सिंपल सी बात कि जीवामृत क्या है। जीवामृत नाना प्रकार के जीवाणुओं का एक कंसोर्सिया है। क्यों बनाना है? क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड डाल करके अपनी जमीन के वो जीवाणु मारे हैं। जो मारे हैं कहां मिलेंगे? जंगल की मिट्टी में मिलेंगे, या हमारे यहां से जो ले जाएगा उस यहां से मिलेंगे। बकाया ये जो कहानी है ना, गौमूत्र में मिलते हैं, गोबर में मिलते हैं, जैसे बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी मिलते हैं। तो कौन सा बरगद का पेड़? जिस बरगद के पेड़ के नीचे कोई झाड़ू नहीं लगाता, आग नहीं लगाता, खेत में नहीं खड़ा,
क्योंकि अगर कोई खेत में पेड़ बरगद का खड़ा है तो वहाँ भी तुम हल चलाते हो, वहाँ भी पेस्टिसाइड डालते हो, तो वहाँ नहीं मिलेंगे। अगर मंदिर में बरगद का पेड़ है जहाँ पंडित जी रोजाना झाड़ू लगाते हैं, वहाँ नमी नहीं रहती, तो वहाँ भी नहीं मिलेंगे। जीवाणु बरगद के पेड़ में ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि बरगद के पेड़ में ही मिलते हैं। ये जंगल में हर पेड़ के नीचे रहते हैं। धरती जहां संपन्न है वहां सब जगह रहते हैं, कोई भी पेड़ हो। तो जब जंगल में जाएंगे तो वहां बरगद के कोई पेड़ नहीं है, सागौन के, साल के, महुआ के, पीपल के दूसरे पेड़ हैं, लेकिन वहां ये जीवाणु हैं क्योंकि जंगल में रहते हैं। जहां हमने नहीं मारे वहां रहते हैं, तो वहां से ला करके मैंने संवर्धन करके आपको बांट रहा हूं, ठीक है ना। अब प्राकृतिक खेती अगर कोई कहे कि साहब जीवामृत डाल देना प्राकृतिक खेती है सिर्फ, तो मैंने अंदर बताया नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक खेती मैंने बताया कि प्राकृतिक खेती में धरती माता का वैभव सुधारना है, धरती माता में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है। तो ये जीवामृत, जीवाणु जो मर गए उनको तो मैंने जीवामृत के माध्यम से डाल दिया, लेकिन ये जीवाणु करते क्या हैं? जमीन में जब कार्बनिक पदार्थ होंगे, यानी पशुओं का मलमूत्र, फसलों के अवशेष, आप कहीं से बटोर के ले आए बाग बगीचों की पत्तियां, तो वो इनका भोजन है। किनका? ये जीवाणु क्या खाएंगे? यहां तो मैंने गुड़ खिला दिया, जब खेत में गए तो खेत में क्या खाएंगे? खेत में जो चीजें पड़ी थी वो खाएंगे। कितना खाएंगे? जितना होगा उतना ही तो खाएंगे। तो जितना किचन में सामान होगा उतनी ही तो रोटी बनेगी। जब खेत में घास फूस जो पड़ा था उसको सब कोई ह्यूमस बना चुके, अब 0.3 की बजाय 0.5 हो गया जीवांश कार्बन। अब उसके बाद कह रहे हैं यार अब नहीं बढ़ रहा है, तो अब कहां से बढ़ेगा? जो जमीन में घास फूस था उसको कन्वर्ट करके जीवांश बना चुके, अब वहां है ही नहीं तो बनाएं क्या? तो जीवामृत के साथ साथ मुझको कार्बनिक पदार्थ जितना अधिक से अधिक हो जमीन में डालते रहना है। और जब हमने कहा डालते रहना, तो कैसे डालते रहना है? कई किसान मेरे देश में ऐसे हैं कि जो बेचारे जिनकी जमीन में थोड़ा सा ढाल है, अब आप सब लोग जानते हैं मेड़ का सिस्टम खत्म, मेड़ें कहीं, अगर मेड़ नहीं है, खेत में थोड़ा सा स्लोप है और आप 4 ट्राली गोबर की खाद डाले हो, मेरी बात सुने कि हमने जीवामृत डाला है, अब लाओ इस बरसात में गर्मी में मैं 4 ट्राली गोबर की खाद भी डालूं, क्योंकि सचान साहब ने बोला था। तो आपने 4 ट्राली गोबर की खाद डाली, 28 जून को अच्छी बारिश हो गई, तो आप जानते हो सबसे हल्का पदार्थ क्या? कार्बन। ये जो डाल क्या है वो कार्बनिक पदार्थ है, सबसे हल्का है। मिट्टी का कण भारी है, कार्बनिक पदार्थ हल्का है। 55 मिलीमीटर पहले दिन पानी हो गया, तो क्या हुआ? ये गोबर कार्बनिक पदार्थ जितना भी पानी में तैर करके और निकल गया फिर नाले में, नदी नाले में। तो डालने ना डालने का कोई मतलब। तो जब आप कार्बनिक पदार्थ डालें तो ध्यान रखें कि खेत में ढालू है अगर, तो मेड़ बना दीजिए। और अगर 5 एकड़ का खेत है और लंबा खेत है, तो आपने वहां किनारे एक मेड़ बनाई है, तो क्या होगा? पूरे खेत के बह के आएंगे, मेड़ के किनारे इकट्ठे होंगे। तो इस 5 एकड़ के खेत को ढाल के अनुसार 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग में बांट दीजिए। 5 मेड़ें बनाइए ताकि जगह 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 रुका रहे, ठीक है ना। तब आपका जीवांश कार्बन बढ़ेगा। तो मैंने अंदर बताया कि जमीन में, यानी ये स्यू है, स्यू को विष देना है, फिर स्यू में जो विष दिया है, ये देखिए धरती जानते हो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? धरती संपूर्ण भूमंडल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कोई किसी आप उद्योग का नाम लो, लोहे की फैक्ट्री, तांबे की फैक्ट्री, प्लास्टिक की फैक्ट्री, एल्युमिनियम की फैक्ट्री, कपड़े की फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री का नाम लो, सबका रॉ मटेरियल कहां से आता है? इसी धरती से आता है। तो यानी कि धरती हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल तैयार करती है। अब धरती की इंडस्ट्री क्या है? धरती की इंडस्ट्री में 2 चीजें हैं। एक कार्बनिक पदार्थ, उसका रॉ मटेरियल है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब जब भी मैं कहता हूं तो विष समझना, आपके लिए जो विष के रूप में हो।
फसलों का अवशेष, पशुओं का मलमूत्र, सड़ा गला जितना भी पदार्थ है वो सब क्या है? विष है। समुद्र मंथन के बाद शिव भगवान ने यही कहा था कि लोगों से, आदमियों से, कि हमको तुम विष देते जाना और अमृत लेते जाना। तो जब हमने इसमें कार्बनिक पदार्थ डाल दिया तो रॉ मटेरियल डाल दिया। अब इंडस्ट्री का और दूसरा रूप क्या है? इसकी सेना। शिव पुराण में शिव की शादी में पढ़ते हैं कि शिव की बारात में कौन था? तो जो जो जीव थे, वो जीव इस धरती में होंगे, वही इस कार्बनिक पदार्थ को अमृत में कन्वर्ट करेंगे। तो जीव जब होंगे, जीवाणु होंगे, केंचुआ होगा, दीमक होगा, गुबरैला होगा, जब जीव होंगे, मेंढक होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, तो क्या करेंगे? वो जो कार्बनिक पदार्थ है, ये वो सेना है जो इस कार्बनिक पदार्थ को जीवांश बनाएगी। क्या बनाएगी? फसलों के अवशेष, और फसलों के अवशेष जो हमने या पशुओं ने खाए, वो क्या है? फसलों के अवशेष या फसलों के अवशेष को जब किसी ने खाया और मल विसर्जित कर दिया, वो है कच्चा माल धरती का। इस कच्चे माल को कौन खाता है? जीव, धरती में रहने वाले जीव, छोटे छोटे जीव। तो जीवाणु क्या हैं? वो इस कच्चे माल का, कच्चा माल उनका भोजन है। वो खाते हैं और वो मरते हैं। जब वो मर जाते हैं तो उसी का नाम है जीवांश। जैसे मैंने बोला जीवांश कार्बन, तो कार्बनिक पदार्थ में मिला हुआ जीवांश। कार्बनिक पदार्थ में जीव हैं, और जीव जिंदा भी हैं और जीव मरे हुए भी हैं। तो जो मर गए वो है जीवांश। तो जिस पदार्थ में जीवांश हो, जिंदा जीव हो और कार्बनिक पदार्थ, तो उसका नाम है ह्यूमस। क्या नाम है? ह्यूमस। तो ह्यूमस, अगर जमीन में 1% ह्यूमस है, जैसे आपका 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन की मिट्टी का जो वजन है वो 8000 कुंटल है। 6 इंच की मिट्टी का वजन कितना है? 1 एकड़ की अगर 6 इंच की मिट्टी आप खोद लें, उसको तौलेंगे तो उसका वजन है 8000 कुंटल। अब वहाँ 1% ह्यूमस होना चाहिए, तो 1% का मतलब हुआ 80 कुंटल। 80 कुंटल जो ह्यूमस है, तो CN रेशियो आप पढ़े होंगे। 80 कुंटल अगर ह्यूमस है तो 80 कुंटल में 9 हिस्सा कार्बन रहेगा और 1 हिस्सा, CN रेशियो कहते हैं ना 10:1। अगर 10 हिस्सा कार्बन का तो 1 हिस्सा न्यूट्रिशन, यानी फसलों के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। 9 कुंटल में 1 कुंटल। तो आपके खेत में 80 कुंटल अगर ह्यूमस है तो उससे 8 कुंटल आपको फसलों के लिए भोजन मिलेगा। कितने दिन में मिलेगा? तीनों क्रॉप में मिलेगा, वर्ष भर में। खरीफ में ज़्यादा मिलेगा, रबी में कुछ और कम मिलेगा, जायद में कुछ और कम मिलेगा। ठीक है ना? तो माँ आपको, ये जो धरती माँ है, ये वनस्पतियों को, ये शिव भगवान अपनी अर्धांगिनी पार्वती को ये जीवांश उपलब्ध करा रहे हैं। तो वनस्पति जगत फल फूल रहा है। और क्या क्रिया है कि 8 कुंटल तो वनस्पतियां लेती हैं जमीन से और 18 कुंटल बनाती हैं, मतलब उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा, मतलब 5% जमीन से लेती हैं, 95 हिस्सा बनाती हैं क्लाइमेट से, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो जमीन से कम लेते हैं, वायुमंडल से भोजन वनस्पतियां ज़्यादा लेती हैं। फिर उसी को मैं खाता हूँ, उसी को बकरी खाती है, उसी के पेड़ की छाया में बैठता हूँ, उसी की लकड़ी को जलाता हूँ, उसी का फल खाता हूँ। ये नियम है। तो हम क्या खाएंगे? वनस्पतियां। हम जो मल विसर्जित करेंगे उसको खाएंगे जीवाणु। अब जब जीवाणु मरेंगे तो उसका बनेगा जीवांश। जीवांश फिर खा लेंगी वनस्पतियां। यानी इस धरती के ऊपर 2 प्रकार के प्राणी हैं, 2 प्रकार की जीव जगत है, एक वनस्पति जगत और एक जीव जगत। जीव जगत वनस्पति जगत को खाएगा। सारा जीव क्या खाता है भाई? हम इंसान लोग फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और जो अवशेष है वो बकरी खाती है, भेड़ खाती है, ऊंट खाता है, गाय खाता है, भैंस खाती है, केचुआ भी वही खाता है, मेंढक भी वही खाता है।
कुछ जीव मांस खाते हैं, तो मांस जो खाते हैं वो क्या खाते, मांस, जैसे शेर ने बकरी खाई तो बकरी ने क्या खाई, घास। मुद्दा ये हुआ को जो जो जीव जगत है वो वनस्पतियों पर डिपेंड है, और वनस्पतियां किस पर डिपेंड है, जीव जगत के मर जाने पर। जब कोई जीव मरेगा तो उसका जो जीव द्रव्य निकलेगा उसको वनस्पतियां, मित्र केवल इतना सा विज्ञान है। वेद में लिखा है जीवे जीव आहार। इस धरती के ऊपर जितनी जीव जगत की माया सब एक दूसरे को खाते हैं, लेकिन एक व्यवस्था दी है कि कौन किसको खाएगा। जैसे शेर बकरी को खाएगा, इंसान बकरी को नहीं खाएगा, लेकिन अब खाने लगे वो बात अलग की है। जैसे फसल जीवांश को खाएगी, फसल किसको खाती है, जीवांश। तो फसल जब जीवांश खाएगी तो उस भोजन में स्वाद होगा, उस भोजन में पौष्टिकता होगी। लेकिन जब हम फसल को जीवांश नहीं देंगे, यूरिया डीएपी देंगे, तो क्या होगा, उस फसल की उपज जो हम भोजन के रूप में खाएंगे उसमें स्वाद नहीं होगा और पौष्टिकता भी। कारण क्या है कि जमीन की पौष्टिकता जब खत्म होती है, जैसे जमीन में जितना जीवांश ज्यादा होगा तो वनस्पतियों को किसी फर्टिलाइजर की जरूरत, वनस्पतियों को ओरिजिनल भोजन मिला जो मिलना चाहिए, तो वनस्पतियां तंदुरुस्त होंगी, हेल्दी होंगी। और उन वनस्पतियों को जब इंसान खाएगा, जानवर खाएगा, तो इंसान भी हेल्दी और तंदुरुस्त रहेगा। अभी क्या हुआ इस आधुनिक टेक्नोलॉजी में कि हमने जमीन को, ये जो सिस्टम है, इकोसिस्टम जो नेचर का, इसको खराब कर दिया। यानी धरती में जब मैंने पेस्टिसाइड डाले तो जीवाणु मर गए, तो जीवांश वहां नहीं बन रहा है। जब जीवांश नहीं बन रहा है तो हमको अलग से पोषक तत्वों की जमीन में देने की जरूरत पड़ रही ताकि फसलें बढ़ जाएं, और मैं पूरे नहीं दे पा रहा हूं। जैसे विज्ञान की भाषा में 17 पोषक तत्वों की जरूरत फसल को है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हवा से मिल गए, 17 में से 3 मिल गए, बचे 14। 14 में मैंने नाइट्रोजन दिया, फास्फेट दिया, तो 2 और मिल गए, अब बचे 12। 12 में से कुछ लोग कभी सल्फर दिए, कुछ लोग कभी जिंक दिए, अन्यथा 12 नहीं दिए गए। तो जब 12 नहीं दिए गए तो क्या हुआ कि वो 12 तत्व फसल में भी नहीं है, इसलिए फसल में कई बार बीमारी के लक्षण परिलक्षित होते। हम सोचते हैं बीमारी है, एक्चुअल वो डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं, और फिर मैं डालता हूं फंजीसाइड। अब वो जो 12 पोषक तत्व फसल में नहीं थे, वही उसी की उपज हमने खाई, उसी की उपज जानवर ने खाई। तो हमारे शरीर में भी वो जो 12 कम थे जमीन में, वो 12 कम रहे पौधों में, वही 12 कम हो गए हमारे अंदर। तो फिर क्या हुआ, अब आजकल सुन रहे हो ना, हेल्थ चिकित्सा विज्ञान में कैल्शियम की कमी हो रही है, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली बांटी जा रही है, मैग्नीशियम की गोली लो। जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर जो दवाई लिखता है ना, सप्लीमेंट्री फूड होते हैं, उसमें नाना प्रकार के साल्ट होते हैं, नाना प्रकार की धातुएं होती हैं। जैसे आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको सोना चांदी स्वर्ण भस्म नहीं खिलाया जाता, च्यवनप्राश बनाते हैं तो चांदी की बर्क नहीं डालते। मैं कहता हूं मित्र, हमें ऐसा कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। हम इतने सारे झंझट करते हैं कि फसल को ये खिलाना है, हमको ये खाना है। जो हम खा रहे हैं बाजार से लेके वो मेरा भोजन नहीं है, जो हम फसलों को खिला रहे हैं वो फसलों का भोजन। प्राकृतिक खेती में अगर मैं प्रकृति की व्यवस्था को ठीक से समझने का प्रयास करता हूं तो मुझे ना तो पौधों को कोई सप्लीमेंट्री भोजन देना है, ना खुद के शरीर को कोई सप्लीमेंट्री भोजन देना है। हम तो रोटी खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। अन्यथा लोगों ने कहा कि 1 गिलास दूध पीना चाहिए, तो लोग सिंथेटिक दूध पी रहे हैं, क्योंकि दूध देश में इतना है नहीं। लोगों ने कहा शहद खाना चाहिए, तो अब मधुमक्खी के छत्ते तो कहीं है नहीं, तो लोग क्या है, सिंथेटिक शहद।
लोग कहते हैं जो एक सेव डेली सुबह खाएगा वो हेल्दी रहेगा। अब सेव के बगीचे वाला, हम सैकड़ों किसान हिमाचल के कश्मीर से परिचित है जो सेव की खेती करते हैं, वो कहते हैं सचान साहब मुझे 2 लाख रुपए का पेस्टिसाइड सेव के 1 एकड़ खेत में डालना पड़ता है। तो आप सेव खा रहे हैं कि जहर? डॉक्टर ने कहा हरी सब्जियां खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। तो हरी सब्जियों में, आप सब्जी की खेती कोई करता होगा किसान, आप देखे होंगे, 1 एकड़ अगर मिर्च की खेती कर लो तो भाई साहब 70,000 रुपए का पेस्टिसाइड डालते हो। तो आप मिर्च खा रहे हो कि पेस्टिसाइड खा रहे हो? तो हमारे भोजन में क्या हुआ कि मनुष्य आया था यहां हंसने मुस्कुराने। इंसान का जन्म क्यों हुआ है? मैं कहता हूं कि 3 चीजें हैं। प्रकृति जो है सत है, इंसान के पास सत है और चित है, और परमात्मा के पास क्या है? सत भी है, चित भी है, आनंद भी है। परमात्मा को कहा गया सच्चिदानंद सत चित आनंद का स्वामी है। हम उसके एक कदम नीचे हैं। हमारे पास सत है और चित है। परमात्मा ने कहा इंसान को आनंद की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है। यानी परमात्मा ने कहा जो मैं हूं वही तू प्राप्त कर ले। कैसे? मनुष्य बन के, इस प्रकृति का माली बन करके। जब तुम प्रकृति की व्यवस्था को माली होने की नजर से देखोगे ना, कि जमीन को ऐसा होना चाहिए, जमीन को जैसे वैसा बनाते हो, तो आपके जीवन में आनंद है। और अगर आप आधुनिक विज्ञान के चक्कर में पड़ गए तो आनंद की उम्मीद तो कभी। अस्पताल में रोते बिलखते लोगों की भीड़ देखो, कुछ अस्पताल में एडमिट हैं, कुछ अस्पताल में तो एडमिट नहीं लेकिन घर में गोली खा रहे हैं, कुछ लोग खोली खाने के नज़दीक पहुंच रहे हैं, किसी के घुटने खराब हो गए। हंसता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने जो अंदर बोला कि जब तक ये माँ नहीं हंसेगी, ध्यान रखना, ये धरती माता हर जीव की आध्यात्मिक माँ है। धरती माता हर जीव की आध्यात्मिक माँ है। इसके बिना संसार में कुछ नहीं है। और आज हम सब लोग इसी को भूल गए हैं। बात बात पे कह तो देते हैं बोलो धरती माता की जय, लेकिन धरती की ऐसी तैसी करने पर तुले रहते हैं। तो मैं यही कहता हूँ प्राकृतिक खेती में क्या करना है, धरती के साथ जो मैं अनाचार दुराचार व्यभिचार, धरती के साथ आधुनिक तकनीकियों ने क्या किया, अनाचार दुराचार व्यभिचार। तो धरती के साथ जो अब तक मैं अनाचार व्यभिचार दुराचार कर रहा था, उसको बंद करके धरती के साथ वो हमें वो व्यवहार करना जो एक पुत्र को माँ के साथ करना होता है। धरती मेरी माँ है, धरती मेरी, और मैं धरती का पुत्र हूँ, इस भाव के साथ कि धरती मेरी माँ है, मैं धरती का पुत्र हूँ। मैं धरती माँ के साथ कोई अनाचार दुराचार व्यभिचार नहीं करूँगा। मैं इसको माँ समझ करके इसकी पूजा करूँगा। वर्षा का पानी रोकूंगा, इसमें कोई भी बीडीसाइड डाल के घासों को नहीं मारूंगा, इसमें कोई इंसेक्टिसाइड डाल करके जीवों को नहीं मारूंगा। हम मैनेजर हैं। हम क्या हैं? मनुष्य मैनेजर है। केवल मैनेज करना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। कि अगर मुझे मटर बोना है, एक किस्सा बताता हूं आपको, सत्य किस्सा, आज के 12-13 साल पहले की कहानी। एक किसान है महेश राजपूत, यहीं झांसी के पास एक गांव है। वो मेरे पास पहली बार आता है, कह रहा सचान साहब, वो कहता है सचान साहब मैं मटर बोता हूं और भथुआ बहुत होता है। मटर बोता हूं और मटर में इतना भथुआ होता है कि बाबूजी हमारा मटर सब दब जाता है, क्या करें? तो हम अगर साइंटिस्ट होते आधुनिक युग के, तो मैं क्या कहता कि खरपतवार को प्री इमरजेंस ऐसा बीडीसाइड डालो कि भथुआ वहीं मर जाए। मैंने क्या बताया उसको, मैंने कहा महेश जी, जब भथुआ बिना बोए इतना ज्यादा होता तो तुम मटर क्यों बोते हो? लगता है परमात्मा कहता है तुम भथुआ की ही खेती करो। भथुआ तो यार 5 रुपए की गड्डी बिकता है, 250 ग्राम भथुआ 5 रुपए का बिकता है उस जमाने की बात।
वो किसान उठा और चला गया। हमने सोचा कि बाहर जाके हमको गाली दे रहा होगा कि किस बेवकूफ के चक्कर में फंस गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके दिल में बात लग जाती। इस साल महेश राजपूत ने मटर नहीं बोया। उसके दिमाग में आया कि ठीक है, इस साल जो कुछ होगा देखी जाएगी, वो जो बाबूजी ने कहा वही करते हैं। तो उसने मटर नहीं बोया। 4-5 महिलाओं को लगाया। जब भथुआ हो गया ना, तो भाई साहब भथुए को काट करके गड्डी बना के बाजार में बेचना शुरू किया। फरवरी में मेरे पास आया आधा किलो मिठाई का डब्बा लेकर के, लड्डू लेकर के। ये बात है अक्टूबर की। फरवरी में मेरे पास आता है, मुस्कुराता हुआ आता है, हाथ में आधा किलो लड्डू का डब्बा है। हमने कहा क्या हुआ महेश जी? अभी तो मैं सोच रहा था 4 महीने कि हमको गाली दे रहा होगा, और जब लड्डू का हाथ में डब्बा देखता हूं तो हमने कहा महेश जी क्या हुआ? तो हाल लपक के पांव छूता है, कहता बाबूजी आप तो भगवान हो गए। हमने कैसे? बोले हम कभी 12-14 हज़ार से ज्यादा मटर नहीं बेच पाते थे, मैंने 31 हज़ार का भथुआ बेचा है। ये मैं कहता हूं कॉमन सेंस। कभी दिमाग लगाओ कि ये जो प्रकृति कर रही है, देखो हमने क्या कहा, प्राकृतिक खेती में ये भी सोचो प्रकृति क्या कहती है। कुछ चीजें प्रकृति आपको कह रही है। जैसे कई जगह नागर मोथा का संकट है, और नागर मोथा को लोग बीडी साइड से मार रहे हैं, फावड़े से उखाड़ रहे हैं, खुरपी से उखाड़ रहे हैं, बड़े प्रयास कर रहे हैं। एक किसान को अकल आ गई कि साला इतना नागर मोथा क्यों उगता है। उसको पता किया बाजार में, वो नागर मोथा तो बहुत बेशकीमती औषधि है, क्यों ना हम अब फसल बोना बंद करें, नागर मोथा कोई फसल मान लें। वो आदमी रईस हो गया। कई बार आप दिमाग लगाएंगे ना। दूसरा, जैसे खरपतवार के मारे एक और चीज कहता हूं, जब आपके यहां गाय भैंस बकरियां रहती थी, यही खरपतवार वरदान था। मटर बो दिया, गेहूं बो दिया, चना बो दिया, सरसों बो दिया, सरसों में, मटर में, गेहूं में, चने में जब खरपतवार है तो हम लोग जाते हैं खेत और खरपतवारों को उखाड़ते हैं और लाते हैं और कुट्टी मशीन से काट के पशुओं को खिलाते हैं। पशुओं का गोबर जमीन में, बीडी साइड से मारने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं आलसी हो गया, पशुपालन को छोड़ दिया। अब लकड़ियां दिन भर खेलनी है, खेत जाने की फुर्सत नहीं है। तो मैंने कहा यार खरपतवार का क्या करें? बोले दवा डाल के मार देते। तो ध्यान रखना, मैंने कहा कि इस कायनात में पूरा जो कुछ भी आपको दिखता है सब परमात्मा की रचनाएं हैं। घासें भी, खरपतवार भी परमात्मा ने बनाए हैं, और जीव जंतु में परमात्मा ने बनाए हैं। जो वैज्ञानिक, जो किसान आधुनिक युग में ये सोचता है कि मैं इस इंसेक्ट को मार दूंगा, मैं इस घास को मार दूंगा, उससे ज्यादा पापी या धर्मी कोई नहीं। ध्यान रखना, परमात्मा की व्यवस्था को जो क्षति पहुंचाता है वो अधर्म करता है। इंसान को मैनेजर बन के रहना है, इंसान को माली बन के रहना है। हम मैनेजर हैं, हम मैनेजमेंट करेंगे कि इसको कैसे मैनेज करूं। किसी को मार देना मैनेजमेंट है क्या? जैसे कोई आदमी बदमाश है, उसको रिवॉल्वर लेके मार दिया, यह बहादुरी नहीं है। बहादुरी यह है कि वो जो खराब इंसान तुमको दिख रहा था उसको सुधार देते, उस इंसान को अच्छा इंसान बना देते। ये आपकी बहादुरी थी। गोली लेके किसको किसको मारोगे? क्योंकि यहां तो सभी खराब हो गए। क्यों? हो सकता है हमारी बात समझ में आई हो। नमस्कार। बोलो।